कहा, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए चीन के 59 ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। भारत चीन के खिलाफ कर सकता है डिजिटल स्ट्राइक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख का दौरा फिलहाल हुआ रद्द। शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा हालातों का लेने की थी तैयारी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दी जानकारी। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद के बजट सत्र को किया स्थगित। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। स्थिति के अटकलों के बीच नेपाल के पीएम ओली ने बुलाई थी बैठक। संदेशरा ब्रदर्स स्टर्लिंग घोटाले मामले में ईडी की टीम पहुंची। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के आवास पर संदेशरा ब्रदर्स ने लिया था हजारों करोड़ का लोन। ईडी करेगी पूछताछ। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। कोरोना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले का सही से अनुपालन कराने के लिए हरिद्वार में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर, हरिद्वार एसएसपी समेत यूपी और हरियाणा के जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों ने कांवड़ में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को रोकने के लिए बनाए गए प्लान पर अपने अपने सुझाव भी दिए और यात्रा शुरू होने के बाद आपस में समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि किसी भी रूप में अन्य प्रदेशों से कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई कांवड़िया ट्रेन या फिर अन्य किसी माध्यम से हरिद्वार आएगा तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार स्थित बाणगंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि वहां पर जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार द्वारा रखे गए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद खुलबे की पीठ में हुई है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी मोहम्मद साजिद ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ग्राम प्रधान और उनके पति खनन कारोबारियों के साथ मिलकर बाणगंगा में अवैध रूप से खनन कार्य करवा रहे हैं। अवैध खनन के संबंध में जो जीत की गई थी, आज उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट बाय वे ऑफ काउंटर एफिडेविट जमा की, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उसमें कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा, प्राइवेट रेस्पोंड नंबर 10 द्वारा, जो कि वहीं का स्थानीय निवासी है सत्येंद्र कुमार, उनके द्वारा अवैध खनन किया गया है और भारी मशीनरी का भी यूज़ किया गया है। उस एवरमेंट को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए पिटीशन को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह भी इन्फॉर्म किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने कि उनके द्वारा 67 लाख समथिंग का भारी जुर्माना भी लगाया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा अवैध खनन किया गया और उसमें आवश्यक कार्यवाही गतिमान है। वहीं उत्तराखंड के लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हुए मुकदमे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लक्सर में गुस्साए कांग्रेसियों ने राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका और इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देहरादून में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पेट्रोल और डीजल और महंगाई को लेकर आवाज उठाई गई थी, जिस पर राज्य की सरकार ने उनके खिलाफ दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। तेल वृद्धि और गैस वृद्धि को लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी ने बैलगाड़ी पर बैठकर देहरादून के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए और जनता की आवाज़ को दबाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर मुकदमा कायम किया है। हम उसके विरोध में किसान कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ये पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन पर किया गया झूठा मुकदमा वापस लें, नहीं तो किसान कांग्रेस प्रत्येक जगह धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने का कार्य करेगी। परसों देहरादून में पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसमें प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। उसमें युवा कांग्रेस
पूरे प्रदेश में अपना धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रखेगी जब तक उनका मुकदमा वापस नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड के खानपुर में झमाझम बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर भी देखने को मिली। दरअसल बारिश ना होने के कारण धान की फसल सूखती जा रही थी, जिसके बाद समय पर बारिश होने से फसलों का काफी फायदा पहुंचा है। तो वहीं बारिश होने के साथ ही किसान खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पौड़ी में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रवासियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से अब डेंटल सर्जनों की मदद से भी कोविड-19 की सैंपलिंग की जाएगी। उनको बुलाया ट्रेनिंग के लिए, कोविड-19 के सैंपलिंग से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि अपने ब्लॉकों में जाकर के वहाँ पे कोविड-19 के सैंपलिंग को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो है 2994 सैंपल अब तक ले चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी आ रखे हैं दिल्ली से, एनसीआर से, हरियाणा से आए हुए, उनकी सैंपलिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उसमें पॉजिटिव पेशेंट हमें जल्दी मिल सके। तो वहीं हरियाणा की अंबाला पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है, जहां एक डॉक्टर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर 4 लाख की ठगी की गई थी। जहां शिकायत करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। हमें सूचना मिली थी कि काजीवाड़ा एरिया में कोई लेडी है जिसने कि एक डॉक्टर हैं उनको बुलाया अपने पास, और उससे पहले भी वो उनके पास इलाज के लिए जाते हैं। तो जैसे उनको बुलाया वहाँ पर 2 लड़के और आ गए, उन्होंने अपने आप को कहा कि हम भी मुलाजिम हैं। तो एक ने ऐसा भाषण को हो रहा था कि आपकी वर्दी डाल रखी, तो उनसे उसको डॉक्टर को वहाँ पर उन्होंने रोक लिया, बंद कर दिया, उनको धमकी दी कि हम आपकी वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप पे रेप का एलिगेशन लगाएंगे। तो इस प्रकार के दबाव डाल के उससे 10 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद उन्होंने 4 लाख रुपए उससे ले भी लिए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए 127 सिग्मा पुलिस पेट्रोलिंग बाइक्स और 70 अत्याधुनिक मॉडल चेतक पेट्रोलिंग जीप वाहनों को गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता को लेकर वाहन रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री निवास पर इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री की ओर से फ्लैग ऑफ का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात आज सीएम गहलोत के द्वारा दी गई है पुलिस कमिश्नरेट को। सीएम ने 70 सिग्मा बाइक्स को हरी झंडी दिखाई है। 127 सिग्मा पुलिस पेट्रोलिंग बाइक्स को यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक आज अहम दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस पेट्रोलिंग के लिए 127 सिग्मा बाइक्स और मॉडल चेतक वाहन, जो कि 40 की संख्या में बताए जाते हैं, 70 तक इनकी संख्या है, 70 चेतक वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास से निकलते हुए ये बाइक 127 कुल बाइक्स हैं, सिग्मा बाइक्स हैं, 70 मॉडल चेतक वाहन हैं, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाई है। कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं, ये संदेश देकर के ये बाइक रैली जयपुर शहर में निकल रही है। अत्याधुनिक सिग्मा बाइक्स हैं, पुलिस की नीली लाल बत्तियां जो है इन बाइक पर, और उनके पीछे एक पूरा काफिला जयपुर पुलिस का, कमिश्नरेट पुलिस का मैसेज देते हुए अत्याधुनिक सिग्मा बाइक्स, इसमें बाकायदा अनाउंस है। इसके साथ ही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं। 127 वाहन एक के बाद एक निकलते हुए मुख्यमंत्री निवास के बाहर से, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखा करके इनको रवाना किया है। तो एक पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है।
क्योंकि पुलिस को गश्त करने में या नफरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई वाहन पुराने हो चुके थे, खटारा हो, लेकिन अब अत्याधुनिक नई बाइक्स जो हैं वो पुलिस के बेड़े में तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे, भरतपुर में विशेष कोविड-19 जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण के तहत नई मंडी स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के मुख्य अतिथि में जागरूकता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सभी मौजूद व्यापारियों और आम लोगों को विशेष कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उपायों की पालना करने की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रचार सामग्री के द्वारा व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक भी किया गया। इस दौरान कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बचाव के संदर्भ में जिला प्रशासन के सहयोग से 30 जून के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए गए थे जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए। उसी को ही 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक फिर आगे बढ़ाया है। कल जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। आज क्योंकि व्यापारिक संगठन और जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो एक जिले में आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी होती है, तो आज भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में यहाँ जो मंडी है इसमें कार्यक्रम किया गया और लगभग जो हमारे 60-70 इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हमारे सभी व्यापारी बंधुगण हैं वो यहाँ उपस्थित थे। इनको शपथ दिलाई गई। तो वही राजस्थान के पाली के तखतगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को नए एक्सरे मशीन के आने का इंतजार है। मशीन के अभाव में बीते 9 महीने से मरीज निजी अस्पतालों में एक्सरे करवाने को मजबूर हैं। दरअसल पाली और जालौर जिले के मरीजों को तखतगढ़ कस्बे में चिकित्सा सुविधा मिल रही है, लेकिन कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 महीने से एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही है। के लिए 108 पहले यहाँ थी, वो भी कंडम हो गई, तो उसका भी प्रस्ताव बना के सीएम साहब के थ्रू जयपुर भेजा हुआ है। तो जैसे ही जयपुर से आती है तो अपने को अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरा एक्सरे मशीन का भी जो वो जिनके केटीपीएल कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाए थे तो उन्होंने उसको कंडम घोषित कर दिया, वो रिपेयर नहीं हो सकती है। तो उसका भी पूरा प्रस्ताव बना के सीएम साहब को भेज दिया गया है। तो सीएम साहब ने बताया कि बहुत जल्दी एक्सरे मशीन नहीं आ जाएगी। सर, लंबे समय से 108 की सुविधा नहीं है तो लोगों को दुर्घटना होती है, जो समस्या होती है, तो उसको लेकर कोई 108 नहीं होने से परेशानी तो होती है, केस रेफर भी होते हैं तो दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए भेजा हुआ जैसी होगी तो आ जाएगी। तो वही उत्तराखंड के बाजपुर में रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके सगे ताऊ और मामा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत बाजपुर पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। तो वही कोतवाली बाजपुर में दुष्कर्म के 2 मामले, थाना गदरपुर में दुष्कर्म के 2 मामले और दिनेशपुर थाने में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले में 3 दिन में दुष्कर्म के फिलहाल 5 मामले सामने आ चुके हैं। हमारे बाजपुर सर्कल में लगभग 5 केसेस आए हैं जो कि महिला संबंधी अपराध के हैं, पॉक्सो के केसेस हैं। इसमें से 2 केस थाना बाजपुर के हैं, एक केस थाना दिनेशपुर का है और 2 थाना गदरपुर के हैं। एक केस थाना बाजपुर का आया है जिसमें जो अभियुक्त हैं, जो हमारे आरोपी हैं, वो पीड़िता के सगे ताऊ और सगे मामा और ताई हैं। तो इन सभी जितने भी केसेस आए हैं सभी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और गिरफ्तारी की जा रही है। तो वही उत्तराखंड के ही नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में मंडल आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने तल्लीताल बस स्टैंड से एचडीएफसी बैंक की मोबाइल एटीएम सेवा का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान आयुक्त ने एचडीएफसी मोबाइल बैंक द्वारा संचालित की जा रही मोबाइल कैश वैन को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए एचडीएफसी का ये अच्छा प्रयास है। इससे दूर दराज के लोगों को कैश मिल सकेगा। उन्होंने मोबाइल एटीएम वैन संचालित करने वाली संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि वो रोड मैप बनाकर दूरस्थ क्षेत्रों की उन
गांव में भी एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराएं जहां उपलब्ध नहीं है, ताकि गांव के लोगों को कैश निकालने के लिए शहरों में न जाना पड़े। पर्पज आपको ऑब्जेक्टिव यही है कि जब गांव के इलाकों में जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है लेकिन लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बाजार तक नियरेस्ट बाजार तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना इजीली अवेलेबल नहीं है या आने जाने में थोड़ी घबराहट है, थोड़ी दिक्कतें हैं, तो उनको ईज आउट करने के लिए उनको अपने डोर स्टेप पे उनको सुविधा मिले बैंकिंग की, पैसे निकाल सकें। इसलिए एटीएम को इरादा ये है बैंक का, और हमारा भी आपसे अनुरोध ये रहा है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा कंसंट्रेट करें। वहाँ जहाँ हमारे पास बैंकिंग ऑनलाइन ये सब चीज़ें करने वाले या पैसे की आवश्यकता या पैसा एटीएम के थ्रू निकालने वाले कस्टमर्स हैं, उनको ये सुविधा उनके घर के दरवाजे मिल जाए। कोरोनिल दवा विवाद पर स्वामी रामदेव को संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो बयान जारी कर स्वामी रामदेव की दवा कोरोनिल को कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में सही कदम बताया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आयुर्वेद की औषधियां हमेशा लाभकारी रही हैं। स्वामी राम ने आचार्य बालकृष्ण और उनकी टीम ने जो दवा तैयार की है, इसका बेवजह विरोध नहीं करना चाहिए। में आज से नहीं, अनादिकाल से हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वह हमेशा लाभदायक होती हैं। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं और आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी जो आयुर्वेद में महारत हासिल है और जड़ी बूटियों का उनको विशेष ज्ञान है। पतंजलि योग पीठ ने एक दवा कोरोना महाबीमारी के कारण निकाली, जो बाबा रामदेव की पूरी टीम इस पे रिसर्च किया, जानकारी ली। तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में सूचना के अधिकार के तहत फर्जीवाड़े की जांच के लिए मांगे गए दस्तावेजों में भी सरकारी अधिकारी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे। पूरा मामला नारसन ब्लॉक के बिजौली गांव का है, जहां बिजौली गांव के निवासी भोजपाल के मुताबिक 13 बिंदुओं को लेकर 20 फरवरी को उन्होंने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी रजिस्ट्री द्वारा आरटीआई के तहत खंड विकास अधिकारी से मांगी थी। खंड विकास अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र ग्राम विकास अधिकारी को भेज दिया। तो वहीं आवेदक से 444 पेज का सरकारी शुल्क 888 रुपए भी जमा कर लिए गए। जहां कुछ दिन बाद आवेदक भोजपाल के पास एक रजिस्ट्री आई। भोजपाल ने बताया कि जब रजिस्ट्री खोलकर देखा तो उसमें 135 कोरे कागज निकले। बिंदुओं पे सूचना मांगी थी 20/2/2020 को। इसके बाद इन्होंने 29 तारीख को ट्रांसफर कर दी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को, और उसके बाद इन्होंने फिर मुझे लेटर दिया 12/3/2020 को 444 पेज का 888 रुपये मेरे से प्राप्त कर लिए इन्होंने। और मुझे इस 2-3 महीने के बाद, लगभग 2-3 महीने गुजरने के बाद, जब मैंने इसमें अपील के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया तो इन्होंने मुझे 135 पेज कोरे दिए गए, जिसका वजन 646 ग्राम है, और जबकि 444 पेज का वजन 2 किलो के लगभग बैठता है। इन्होंने सूचना भी पेज भी कम दिए और सूचना में कोरे पेज प्राप्त कराए। भोजपाल द्वारा जो ये कहा गया है कि मुझे कोरे पेज दिए गए हैं, वो रजिस्ट्री लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई है। उसके बाद उसके द्वारा मुझे लिखित में शिकायत दी गई कि मुझे उन्होंने कोरे पेज दिए हैं। उसकी जांच के लिए मैंने लेटर लिख दिया एडीओ पंचायत को। जांच में जो भी तथ्य सामने होंगे, क्योंकि वो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा ही उसे कागज़ भेजे गए हैं सभी, और उसके साथ में ये भी लेटर भेजा गया होगा कि किस बिंदु के कितने पेज हैं। तो वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो सूचना में क्या कारण है, उसको कोरे पेज गए हैं या लिखित में क्या है। वो तो जब एडीओ साहब जांच दे देंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।